एक दिल दहला देने वाली साइंस फिक्शन कहानी जो माँ की मोहब्बत की लाजवाल ताकत को बयान करती है, जहाँ एक औरत बार बार एक तबाहकुन सैलाब का सामना करती है ताकि अपने बेटे को बचा सके, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकलती है। कहानी सुबह से शुरू होती है। एना का बेटा जेएन उसे जगाता है क्योंकि वो बाहर जाने के लिए बहुत पुरजोश था। वो अपनी माँ से कहता है, चलो बाहर चले, मुझे तैराकी करनी है। एना वजाहत करती है कि आज नहीं, उसे काम पर जाना है और जेएन को स्कूल। अचानक एक जोरदार गरज की आवाज आती है। एना खिड़की से बाहर देखती है और मौसम बहुत खराब नजर आता है। बारिश शदीद हो रही है, सड़कें सैलाब ज़दा होने लगती हैं। एना समझती है कि उसका बेटा पानी देखकर तैराकी की बात कर रहा था। बदकिस्मती से वो सूरत हाल को इतना संगीन नहीं समझती कि शाम को काम छोड़ दे। वो नाश्ता तैयार करने लगती है और जेएन का ख्याल रखती है। इतने में उसकी माँ का फ़ोन आता है जो उसकी खैरियत पूछती है। नाश्ता तैयार करते हुए आना को एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है, जैसे बाथरूम का नल खुला रह गया हो। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान रह जाती है कि पानी खिड़की से अंदर आ रहा है और पूरा अपार्टमेंट सैलाब ज़दा हो रहा है। हालांकि वो तीसरे फ्लोर पर थी, वो घबरा जाती है और फौरन सामान पैक करने लगती है। इतने में मैनेजमेंट का ऐलान होता है कि सैलाब का पानी इमारत के तीसरे फ्लोर तक पहुंच गया है और सबको ऊपर वाले फ्लोर्स पर जाना है। लिफ्टें भी बंद हो गई हैं। जेएन बहुत शोर मचा रहा है और बार बार एना से तैराकी की बात कर रहा है। एना उसे डांटती है, मेज पर बिठाती है और पैकिंग जारी रखती है। इतने में उसकी कंपनी के सिक्योरिटी एजेंट का फोन आता है जो उसे बचाने आ रहा है। वो कहता है कि वक्त ज़ाया ना करो और फौरन ऊपर चली जाओ। अचानक इमारत की लाइटें बंद हो जाती हैं और ये फोन और पावर आउटेज एना को और ज्यादा घबरा देता है। वो सिर्फ जेएन की दवाएं पकड़ती है और भागने वाली होती है, लेकिन जेएन को कहीं नहीं पाती। उसे याद आता है कि डांटने पर जेएन अलमारी में छुप जाता है। इस बार भी वो वहां था। जेएन को पीठ पर लादकर वो फौरन अपार्टमेंट से निकलती है और कॉरिडोर की तरफ जाती है। कॉरिडोर लोगों के सामान से भरा है। लिफ्ट इतनी भरी है कि हिल भी नहीं रही। एना वक्त ज़ाया ना करते हुए सीढ़ियों की तरफ भागती है, लेकिन सीढ़ियां भी बहुत भीड़ भरी हैं। ये देखकर एना दूसरी इमरजेंसी सीढ़ियों की तरफ भागती है। वो तेजी से ऊपर चढ़ती है और नीचे देखती है तो सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो चुकी है और पानी तेजी से बढ़ रहा है। 2 फ्लोर चढ़ने के बाद आगे का रास्ता बंद है। एना वापस नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन पानी में लाशें देखकर खौफजदा हो जाती है। वो नीचे वापस आती है तो वही सिक्योरिटी एजेंट मिलता है जो उसे ढूंढ रहा था। इस वक्त उसका बेटा जेएन, जो उसके साथ था, उलझन में माँ का हाथ छोड़कर भीड़ में गायब हो जाता है। एना शदीद परेशान होकर उसे ढूंढने लगती है। वो सिक्योरिटी चीफ से भी मदद मांगती है, जब अचानक एक बड़ी लहर खिड़की की तरफ आती नजर आती है। अगले लम्हे लहर खिड़की तोड़कर पूरे फ्लोर को सैलाबज़दा कर देती है। एना का सामान बह जाता है और वो घबरा कर बेटे को ढूंढने के लिए पानी में छलांग लगा देती है। आखिरकार एना जेएन को पाती है, लेकिन वो बेहोश है। उसे पानी से निकालकर ऊपर ले जाने की कोशिश में वो खुद भी बेहोश हो जाती है। खुशकिस्मती से सिक्योरिटी एजेंट इन दोनों को बचाता है और सीपीआर से होश में लाता है। सिक्योरिटी एजेंट का नाम हीजो है। हीजो वजाहत करता है कि एक एस्ट्रॉइड जमीन से टकराया है, जिससे दुनिया भर की बर्फ पिघल गई और सैलाब आ गया। वो ये भी बताता है कि आज शायद पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी क्योंकि पानी तेजी से बढ़ रहा है। जापान का आधा हिस्सा डूब चुका है और चंद घंटों में पूरी दुनिया डूब जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि आना की कंपनी आना को बचाना चाहती है क्योंकि वो एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, मसनूई इंसान बनाना, जो बाकी दुनिया को दोबारा आबाद करेंगे इंसानियत के खात्मे के बाद। आना को इन मसनूई इंसानों के लिए इमोशन इंजन बनाना था जो टेस्टिंग में था। ये इमोशन इंजन इन मसनूई इंसानों को हकीकी इंसानों जैसे जज्बात देगा। इस दौरान अपार्टमेंट में गैस लीक हो जाती है, जिससे जोरदार धमाका होता है और पूरा फ्लोर आग की लपट में घिर जाता है। तीनों बैल्कनी से ऊपर चढ़कर जान बचाने की कोशिश करते हैं। हीजो पहले जियान को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन जियान नीचे से आना का हाथ नहीं छोड़ता और आना पानी में गिर जाती है। वो समझते हैं कि आना मर गई, लेकिन इंकिशाफ होता है कि आना अब भी ऊपर चढ़ रही है और पानी के नीचे एक बच्चे की आवाज़ सुनती है जो लिफ्ट में फंसा है। आना उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। इस लम्हे एक और बड़ी लहर आती है जो आना को दोबारा डुबो देती है। ये लहर उसे अपने पिछले हादसे की यादें ताज़ा कर देती है, जिसमें तालाब में उसका शौहर मर गया था। आखिरकार आना ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचती है और अपने बेटे को शदीद हालत में पाती है।
वो मिर्गी के दौरे में है, उसका जिस्म बीमारी की वजह से कांप रहा है। आना के पास दवाई नहीं है तो वो बूढ़े जोड़े की किचन से चीज़ें इस्तेमाल करके घरेलू दवा बनाती है। जियान की हालत बेहतर नहीं हो रही और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। आना शदीद परेशान हो जाती है और हेजो कहता है कि उसे छोड़कर निकलो, लेकिन आना अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती है। फिर वो कहता है, आना बराहे मेहरबानी इसे छोड़ दो, ये कोई बच्चा नहीं सिर्फ डेटा है, तुमने इसे बनाया है और दोबारा बना सकती हो, अपनी जान बचाओ और यहाँ से निकलो। ये सुनकर आना की दुनिया रुक सी जाती है, वो इस हकीकत को कबूल नहीं कर पाती। सीन फ्लैशबैक में जाते हैं और दिखाया जाता है कि आना अपने बॉस से बात कर रही थी। कंपनी ने ये बच्चा आना को टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर दिया था और आना बॉस से कह रही थी कि वो इसकी देखभाल नहीं कर सकती। फिर इंकिशाफ होता है कि बच्चा लैब में बनाया गया था और आना खुद प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। उस वक्त बॉस ने कहा था कि चंद महीनों के लिए रख लो, इमोशन इंजन मुकम्मल होने पर कंपनी बच्चों को वापस ले लेगी। सीन हाजिर में वापस आता है और जियान की हालत बहुत बेहतर हो चुकी है। वो आना से कहता है, मुझे बीमारी पसंद है क्योंकि जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे तुम्हारी मोहब्बत मिलती है, माँ की। दिखाया जाता है कि तूफान कुछ देर के लिए रुक गया है, धूप भी निकल आई है, उन्हें सांस लेने का मौका मिलता है, लेकिन हेजो अब भी जल्दी निकलने की बात करता है। वो आना से कहता है, हम तुम्हें शेल्टर ले जाएंगे लेकिन जियान को नहीं। लेकिन इस बार आना अपने बच्चे को बचाना चाहती है। बातचीत के दौरान आसमान अचानक फिर अंधेरा हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। पानी तेजी से इमारत भरने लगता है और ऊपर वाले फ्लोर्स भी डूबने लगते हैं। कोई फरार का रास्ता नहीं बचता। तीनों जान बचाने के लिए दोबारा ऊपर भागते हैं। रास्ते में आना एक हामिला औरत को शदीद हालत में देखती है। हेजो के बार बार मना करने के बावजूद आना उसकी मदद करती है। वो अपना ओवरकोट उसे देती है और बेटे को उठाकर चढ़ाई जारी रखती है। रास्ते में जियान माँ से पूछता है कि उस औरत को क्या हुआ था और वो क्यों बीमार थी। आना बताती है कि वो बीमार नहीं बल्कि बच्चा जन रही है। जियान हैरान होकर पूछता है, क्या तुम भी इतना ही दर्द बर्दाश्त करती थीं जब मैं पैदा हुआ? ये सुनकर आना रोने लगती है। इस बार भी हेजो आना से कह रहा था कि बच्चे को छोड़कर तेजी से ऊपर जाओ, लेकिन जियान की बात ने आना को जज्बाती कर दिया था। वो हेजो से कहती है, मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगी, उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वो अब तेजी से ऊपर चढ़ते हैं और आखिरकार छत पर पहुंच जाते हैं। यहाँ एक हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने आता है। उन्हें बताया गया था कि आना को जरूर बचाना है क्योंकि पूरी इंसानियत इस पर मुनहसिर है। अना का काम नई इंसानियत बनाने और बचाने के लिए अहम है। वो अना को बचाते हैं, लेकिन अना जेन को साथ आने को कहती है। सिक्योरिटी गार्ड्स जेन को न्यू ह्यूमन 77 कहकर अना की तरफ खींचते हैं और ये देखकर वो तबाह हो जाती है। वो बेटा के लिए चीखती है, लेकिन हीजो उसे समझाता है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं। हीजो वजाहत करता है कि उनका बॉस भी मरा नहीं, बल्कि अपने बच्चे को बचाने के लिए कंपनी से भाग गया। गार्ड्स जेन को एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं और सर मूंदते हैं, जबकि अना रहम की भीख मांगती है। हीजू गार्ड से अना को बचाने के लिए लड़ता है, लेकिन एक उसे गोली मार देता है। वो कहते हैं कि यहाँ कोई शेल्टर नहीं, सब मर जाएंगे और सिर्फ अना जिंदा बचेगी। फिर वो अना को पकड़ लेते हैं। वो जेन का सर काटकर उसके सर से डेटा चिप निकालते हैं। हेलीकॉप्टर सिर्फ अना और चिप लेकर उड़ता है और नीचे पूरी दुनिया सैलाब में डूबी हुई है। इस लम्हे ज़मीन से 7 रॉकेट्स लॉन्च होते हैं। डायरेक्टर हीजू वजाहत करता है कि 15 मिनट में मीटियोर ज़मीन से टकराएंगे और सब खत्म हो जाएगा। साइंसदानों को सिर्फ माँ के जज्बात चाहिए नई इंसानियत बनाने के लिए, इसीलिए वो अना का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहते ही अना को नई सिमुलेशन में डाल दिया जाता है और इंकिशाफ होता है कि ये सब हकीकत में नहीं हो रहा था। दरअसल उन्हें नई इंसानियत बनाने के लिए माँ के जज्बात चाहिए थे, इसीलिए अना के दिमाग में ये सिमुलेशन चलाई जा रही थी। उसे बार बार इस डूबती दुनिया में भेजा जा रहा था और उसे अपने बेटे को बचाने का टास्क दिया गया था, ताकि अना माँ के जज्बात का इंजन बन जाए और मसनूई इंसानों के लिए इस्तेमाल हो। एक बार अना बेटे को बचा लेती है तो उसके दिमाग में एक और सिमुलेशन शुरू हो जाती है और अना अपने बिस्तर पर जागती है और वही पुराने फ़ोन आते हैं। लेकिन इस बार वो होशियार है, उसे कुछ पुरानी यादें याद आती हैं। वो जेन से कहती है कि अजनबी से कुछ ना लो। जेन रोते हुए पूछता है, माँ मैं हमेशा 6 साल का क्यों रहता हूँ, कभी बड़ा क्यों नहीं होता? ये दरअसल इसलिए था कि जेन अब भी सिमुलेशन में था।
इस लम्हे एक और बड़ी लहर इमारत से टकराती है और अना जेन को पकड़कर पानी में छलांग लगा देती है। बैल्कनी की तरफ तैरते हुए जेन अना से अलग हो जाता है। अना पानी में जेन को ढूंढती है, लेकिन एक तैरती कार उससे टकराकर उसे मार देती है। ये सिम्युलेशन रीसेट हो जाती है। हीजू अना को नई सिम्युलेशन में जिंदा करता है और इस बार अना समझ जाती है कि उसका बेटा भीड़ में गुम हो गया है। लेकिन अना अपने बच्चे को बचा लेती है और नई सिम्युलेशन शुरू होती है, नंबर 1931। इस सिम्युलेशन में अना बैल्कनी से छलांग लगा देती है क्योंकि उसे डर था कि हीजू उसके बच्चे को मार देगा। इस बार वो बच्चे को कहीं नहीं पाती। फिर उसे याद आता है कि एक बच्चा पुरानी लिफ्ट में फंसा था। ये पुरानी याद थी। सिम्युलेशन के जरिए उसे पता चलता है कि लिफ्ट में एक बच्चा था और अना को बताया जाता है कि कुछ लोग उसके बच्चे को लेकर भाग रहे हैं। अना हथौड़ा लेकर उनके पीछे जाती है ताकि बच्चे को बचाए। वो बहुत सी चोरियां कर रहे हैं और अना के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अना उन पर हमला करके बच्चे की हिफाजत करती है। वो लोग अना का पीछा करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक वक्त पर लिफ्ट वाली लड़की और उसका शौहर आते हैं और ऐना को बचाते हैं। इसके बाद लड़की उन तीनों को अपने घर ले जाती है, जहां उसके दादा दादी देखते हैं कि पानी उनके फ्लोर तक पहुंचने वाला है। ऐना लड़की और उसके दादा दादी से कहती है कि निकल जाओ, लेकिन लड़की उसके दादा दादी और उनके दादा दादी जाने से इनकार कर देते हैं। ऐना मजीद वक्त ज़ाया करती है और निकलती है, आखिरकार मर जाती है। इस तरह लातादाद सिम्युलेशंस होती हैं और एक सिम्युलेशन में ऐना कॉरिडोर में बार बार मिलने वाली हामिला औरत की मदद करती है। इन सब सिम्युलेशंस के बाद ऐना नई सिम्युलेशन से जागती है और अपना फ़ोन पाती है। इसमें उसके बेटे ने एक पेंटिंग बनाई थी और वही पेंटिंग बार बार बनाई गई थी। ये देखकर ऐना समझ जाती है कि वो बार बार एक ही सिम्युलेशन का तजुर्बा कर रही है। जैसे ही हीजो फ़ोन करके कहता है मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, ऐना हीजो को सच बताती है। ये हकीकी ज़िंदगी नहीं, ये सब सिर्फ सिम्युलेशन है और इसमें सिर्फ अपने बेटे को बचाना है। ऐना हीजो को भी बताती है कि वो भी उसकी सिम्युलेशन का हिस्सा है, तो वो ऐना की मदद करने पर राज़ी हो जाता है। इस बार जैसे मामूल गार्ड्स सिर्फ ऐना को लेने आते हैं और जी उनको मारना चाहते हैं, लेकिन इस बार ऐना अपने बेटे को इस सिम्युलेशन में बचाने के लिए पुरज़्म है। तो वो हीजो के साथ मिलकर तमाम गार्ड्स से लड़ती है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। वो पूरी इमारत में बेटे को ढूंढती है, लेकिन कहीं नहीं पाती। पानी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि आखिरी फ्लोर भी भर जाता है। ऐना छत पर पहुंचती है और जंक में छिपी एक अलमारी देखती है। उसे पता था कि बेटा वहां होगा। जब वो खोलती है तो बेहोश जेयन मिलता है। जब वो उसे होश में लाती है तो वो कहता है तुमने वादा निभाया माँ, तुम वापस आ गई। इस लम्हे वो बेटे को गले लगाती है और सीन हकीकी दुनिया की हकीकी ऐना पर कट होता है। इतनी सिम्युलेशंस के बाद वो मर रही थी। वो डायरेक्टर से कहती है बराही मेहरबानी मेरी यादें फ़ौरन अपलोड कर दो ताकि मैं हमेशा अपने बेटे जेयन के साथ सिम्युलेशन में रह सकूं। यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि जेयन और ऐना का रिश्ता शुरू से ही एक तजुर्बा था। जेयन लैब में बनाया गया मसनूई बच्चा था और ऐना के ख्यालात और यादों से जोड़ा गया था ताकि वो ऐना के जज्बात जज्ब कर सके। उनका रिश्ता यकीनन तजुर्बा था, लेकिन उनकी मोहब्बत बिल्कुल हकीकी थी। आखिरकार तमाम सिम्युलेशंस ख़त्म हो जाती हैं और दिखाया जाता है कि ऐना और जेयन को नए जिस्मों में रख दिया गया है, जिन्हें प्रिंटेड बॉडीज़ कहते हैं। ये मसनूई इंसानी जिस्म है। अब माँ और बेटा एक नए सैयारे पर भेजे जा रहे हैं ताकि वहाँ नई इंसानियत शुरू करें, नई इंसानी कम्युनिटी बनाएं। यहाँ फिल्म माँ और बेटे को दिखाकर ख़त्म होती है। एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जो हुदूद से मावरा है, जो ये बताती है कि हकीकी जज्बात कोई मशीन नहीं बना सकती, वो सिर्फ तजर्बा और कुर्बानी से जन्म लेते हैं। ये कहानी साबित करती है कि चाहे बच्चा डेटा हो या इंसान, माँ की मोहब्बत कभी जाली नहीं होती। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं।